मैं कल की एक बात बता दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक बच्ची ने कहा था, सर ये जो फैक्ट्री प्रॉफिट है ये समझ में नहीं आया। ठीक है, सो वो जरा कंटिन्यू करके फिर आगे चलता है। मैंने कल एक बात बताई थी कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये लोग जो हैं सामान आम कस्टमर को देने के बजाय बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनको भी सामान बेच सकते हैं। तो जाहिर बात है, हमें पता होना चाहिए कि उनको कितनी प्राइस पे दें, उनको किस प्राइस पे दें, हमें एक अंदाजा होना चाहिए। हर वक्त हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते प्राइस की, तो क्यों ना अभी से ही एक प्राइस तय कर लें, अभी से ही एक प्राइस तय कर लें कि अगर कोई पार्टी हमारे पास आती है तो उसको वो गुड या वो चीज कितने की देनी है, अभी से ही एक प्राइस तय कर लें। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी गुड हम बनाते हैं, जो भी चीज हम बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें लगता है कि जो हमने वैल्यू एड की है। फॉर सपोज एक चीज हमने 100 की बनाई, ठीक है ना, ये हम बाहर से भी खरीद सकते थे, बजाय खुद बनाने के बाहर से भी खरीद सकते थे। तो जब हमने बनाई तो जाहिर बात है हमने एफिशिएंटली बनाया होगा, कॉस्ट कम प्रोड्यूस की होगी, क्वालिटी वाइज अच्छा बनाया होगा। तो अगर हम ये बाहर से खरीदते तो ये 120 रुपए की पड़ती, कितने की पड़ती, 120 की पड़ती। तो हमने खुद बनाया, इसका मतलब हमने 20 रुपए बचाए। ये 20 रुपए हमारा क्या कहलाता है, ये 20 रुपए हमारा कहलाता है फैक्ट्री प्रॉफिट कहलाता है। मतलब हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो हमारा मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट को बनाता है, उसने 20 रुपए की वैल्यू है। ये चीज उन्होंने खुद बनाई तो उन्होंने 100 रुपए कॉस्ट तो लगाई, लेकिन हमें 20 रुपए ओवरऑल बचा के दिए। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट है। माहम बेटा यहाँ तक मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं बेटा? जी सर। जी। तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं इनका, इनकी फैक्ट्री अलग होती है और इनका ऑफिस अलग होता है। इनकी फैक्ट्री जो है वो अलग होती है और इनका ऑफिस अलग होता है। फैक्ट्री में ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और ऑफिस में क्या करते हैं, ये लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखते हैं, इन दोनों का हिसाब किताब अलग रखते हैं। ठीक है, जब आप हिसाब किताब अलग रखोगे, अलग अलग मैनेजर रखोगे, तो जाहिर सी बात है आपको मैनेजर को रिवॉर्ड भी देना चाहिए अगर कोई मैनेजर अच्छा काम करता है। फॉर सपोज फैक्ट्री मैनेजर है, वो सारी फैक्ट्री को देख रहा है। ऑफिस मैनेजर है, वो सारे ऑफिस को देख रहा है। अगर वो अच्छा काम करता है, एफिशिएंट काम करता है, तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो उस रिवॉर्ड की बेस क्या होगी, उस रिवॉर्ड की बेस होगा प्रॉफिट जो उसने जनरेट किया। तो जो फैक्ट्री वाला है जहां प्रोडक्शन हो रही है, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ये हम कैसे मालूम करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अंदाजा कर लेते हैं मार्केट से, मार्केट को टच करके एक अंदाजा कर लेते हैं कि यही चीज अगर हम बाहर से लेते हैं, फॉर सपोज हमें 120 रुपए की पड़ती, हम खुद 100 रुपए की बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो फैक्ट्री मैनेजर है वो 20% हमें मार्कअप जनरेट करके दे रहा है, मतलब 20% हमें कॉस्ट का प्रॉफिट क्या नाम है जनरेट करके दे रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, वो लोग कॉस्ट के बाद फैक्ट्री प्रॉफिट भी लिखते हैं। एक तो इसलिए लिखते हैं ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। दूसरा वो इसलिए लिखते हैं कि अगर हम ये चीज कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर दें, अगर ये चीज हम कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर दें ऑफिस को, 100 रुपीज के हिसाब से क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें किसको, ऑफिस को, तो कल जब आप ऑफिस का प्रॉफिट निकालेंगे, तो ऑफिस ने अगर 150 का उसको सेल किया था, तो ऑफिस वालों को कितने का पड़ा ये, माहम बेटा, ऑफिस वालों को कितने का पड़ा? आपने 100 रुपए के हिसाब से उनको भेजा था, कितने का पड़ा ये उनको? पता नहीं 100 का सर। पड़ा। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट कर दूं। हमारे पास फैक्ट्री वाले ने एक चीज 100 की बनाई, कितने की बनाई बेटा, 100 की बनाई। और इसी 100 के हिसाब से उन्होंने क्या किया, ऑफिस वालों को ट्रांसफर कर दिया कि भाई हमारा खर्चा 100 रुपीज आया, अब आगे तुम बेचो उसको। ठीक है, तो ये कितने का पड़ा ऑफिस वालों को, 100 का पड़ा, और उन्होंने कितने का बेचा, 150 का बेचा। जी तो जब हम सर। प्रॉफिट निकालेंगे, 150 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 50। 50। अब मेरा एक सवाल है, ये 50 प्रॉफिट किसने जनरेट किया, पूरा का पूरा ऑफिस वाले ने जनरेट करके दिया, या इसमें दोनों शामिल है, फैक्ट्री एंड ऑफिस दोनों शामिल है? सर दोनों। दोनों शामिल है। तो इसको अलग कैसे करें? तो इसका बेहतर तरीका ये होता है, बेहतर तरीका ये होता है, आप फैक्ट्री से ही चीज जो है ट्रांसफर जब करें ना, तो फैक्ट्री वालों का प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करें। क्या मतलब है, बजाय 100 रुपीज पे वो चीज ट्रांसफर करने के, आप उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें 20 का, ये कितने का हो जाएगा, 120। आप 120 ही यहाँ ट्रांसफर कर दें। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
तो आप 150 में से आप 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑफिस वालों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ऊपर वाले उसमें फर्क क्या था? ऊपर जब हम 150 में से 100 माइनस कर रहे थे तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट 50 आ रहा था। हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट 50 आ रहा था। उसमें ये नहीं पता लग रहा था फैक्ट्री वालों का कितना है, ऑफिस वालों का कितना है। अब जो हमने नीचे सेटिंग की है, नीचे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ही हम लिख देते हैं हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों का प्रॉफिट तो आ जाता है कि उन्होंने 20 रुपीज प्रॉफिट जनरेट किया, और यहाँ 150 में से आपने 120 माइनस किया तो इनका प्रॉफिट भी आ गया कितना? 30। अब आपको प्रॉपरली पता लग रहा है कि फैक्ट्री वाले ने कितना कमाया और आपका जो ये है क्या बोलते हैं ऑफिस वाले ने कितना कमाया। महान बेटा, लिसनिंग टू मी? जी सर, आ गया। आ गया। सो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं इसके, बहुत सारे। एक रीजन मैंने आपको कल ये बताया था कि कभी कभार हमारे पास कोई बहुत बड़ी पार्टी आ जाती है और वो कहती है कि भाई ये चीज मुझे बेचो, ये चीज मुझे दो। अब वो एक हमसे यूनिट थोड़ी मांग रहा होता है, वो 1 लाख के करीब मांग रहा है, 50,000 के करीब मांग रहा है, तो उसको हम ये वाला रेट नहीं देंगे 150। हम उसको 150 पे कभी नहीं बेचेंगे। 150 तो आम लोगों के लिए, मेरे और आप लोगों के लिए। सो उसको जाहिर सी बात है थोड़े कम रेट पे देंगे। तो वो रेट क्या होना चाहिए? तो उसके लिए अगर पहले से हम देख लें कि जब हम चीज खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम हमारे हिसाब से इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। कोई भी बड़ी पार्टी आएगी हमसे कोई चीज मांगेगी तो उसको इजीली क्या नाम है हम प्राइस बता सकते हैं, टाइम नहीं कंज्यूम होगा हमारा। यहां तक बात समझ में आई? सर जी ये सर। आईएएस के हिसाब से लिखना जरूरी है या फिर ऑप्शनल है? बेटा अब इस पे आ रहा हूँ, तुम जरा आगे निकल जाते हो। तुमने स्कूल में पढ़ लिया मैन्युफैक्चरिंग? जी सर, ये फैक्ट्री प्रॉफिट सर वाला कर रहे हैं। कवर कर लिया। अभी कर रहे हो या कर चुके हो, ये बताओ मुझे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सर ने समझा सर दिया। कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हें शिराज? जो ये कॉन्सेप्ट जो फैक्ट्री प्रॉफिट वाला, जी सर। शिराज ठीक है, ठीक, ओके बेटा। एनी इशू फैक्ट्री प्रॉफिट के अंदर? कोई इशू, कोई मसला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम फैक्ट्री प्रॉफिट क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट आ जाए। इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास समटाइम जो हमारी फैक्ट्री होती है वो दूसरे लोगों को भी सेल कर रही होती है, तो एक सेलिंग प्राइस सेट करने में फायदा हो जाता है। तीसरा, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, कॉस्ट कंट्रोल। हमें पता लगेगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम उसको एवेलुएट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इस साल कितना जनरेट किया। तो जो मैनेजर काम कर रहा होता है उसको रिवॉर्ड हम कर सकते हैं। ये कल लिखवा चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। सो उसका फॉर्मेट बना के दे रहा हूं मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कैसे बनेगी। सो स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद सेल्स, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट मालूम करने के लिए, ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना बना वो मालूम करने के लिए बनती है। सबसे पहले आएगी रेवेन्यू। रेवेन्यू में से क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेस करेंगे। सो हम लिखेंगे लेस रेवेन्यू रिटर्न, ठीक है। वो इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास नेट रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा नेट रेवेन्यू। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि हमने जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट क्या थी।
हमने जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट क्या थी, वो हमें कितने का पड़ा था। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है, 3 तरह की। एक होती है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होता है। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो उस पे कुछ काम बाकी होता है। तो ये दोनों किस में यूज होते हैं, प्रोडक्शन में यूज होते हैं। मतलब इन पे काम करना है, इनको प्रोसेस करना है। रॉ मटेरियल पे तो कोई भी काम नहीं हुआ, उसको तो कंप्लीटली हम प्रोसेस करेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस पे कुछ काम हो चुका है, कुछ खर्चा हो चुका है, थोड़ा बहुत रहता है। तो ये दोनों किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं। और एक होती है इन्वेंट्री हमारे पास फिनिश गुड की, मैं एफजी लिख रहा हूँ। एफजी का मतलब फिनिश गुड। फिनिश गुड वो कहते हैं जो 100% कंप्लीट होता है, मतलब उस पर कोई काम नहीं होता, बस इसको सेल करना है। उसको क्या करना है, सेल करना है। तो इसीलिए हम जो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कौन सी इन्वेंट्री आएगी, जो हम बेच सकते हैं, जो 100% तैयार है। तो वो कौन सी वाली होती है, फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस। ईश्वर बेटा फिनिश गुड, फिनिश गुड। सो हम वहां लिखेंगे फिनिश गुड, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सो हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। सर उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें जो आपने वैल्यू ट्रांसफर की है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, जब भी हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, आपने वहां से एक वैल्यू ट्रांसफर की थी, वो आप यहां लिखेंगे, ठीक है। सर और क्या हो सकता है आप बाहर से परचेज भी करें। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि माल हमारे पास कम पड़ जाता है, बड़े बड़े ऑर्डर आ जाते हैं, तो हो सकता है हम बाहर से भी रेडीमेड माल ले लें। तो अगर आपने बाहर से रेडीमेड माल लिया है तो वो भी आएगा यहाँ पर। अगर आपने बाहर से लिया है तो इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस है। जब बाहर से माल लोगे तो हो सकता है फिर कैरेज भी आ जाए। अच्छा ये स्पेशल केस है, ये जो है ना ये स्पेशल केस है, ये आपको क्वेश्चन में बहुत कम मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन में बहुत कम मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही नहीं, तकरीबन मिलेगा ही नहीं। लेकिन एहतियातन मैंने लिखवा दिया। सर और क्या आ सकता है हमारे पास, और सबसे आखिर में हमारे पास आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, ये हम लेस कर देंगे इसमें से। तो जो आंसर आएगा हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, और इसको कुछ लोग ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। वो प्रॉफिट जो ऑफिस वालों ने कमाया। अच्छा इसमें एक चीज न्यू है, वो क्या, मुझे एक चीज बताएं। हम जो ट्रांसफर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से वैल्यू, जो वैल्यू हम ट्रांसफर करते हैं उसमें फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं नहीं करते, मुझे ये बताएं। करते हैं। ईश्वर बेटा करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। मतलब ये हमारे पास किस पे आता है, ये हमारे पास किस पे आता है, ट्रांसफर प्राइस पे आता है। किस पे आता है, मतलब फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके आता है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइस पे आता है। तो मेरा एक सवाल है, जो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं फिनिश गुड की, वो आप कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, वो आप कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, वो आप किस पे कर रहे हैं, ट्रांसफर वैल्यू पे कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके कर रहे हैं, ठीक है। आपके नजदीक, मैन्युफैक्चरिंग वालों के नजदीक जो उसकी सेलिंग प्राइस बनती है उसके हिसाब से आप कर रहे हैं। माहम बेटा यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी जी सर। ठीक है। तो ये जो ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है फिनिश गुड की, और नीचे जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है फिनिश गुड की, तो इनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मुझे बताएं। इनकी वैल्यू कॉस्ट पे होनी चाहिए या ट्रांसफर प्राइस पे होनी चाहिए? ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस। अच्छा देखो हम ये लोग क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास ऑफिस का प्रॉफिट अलग से आ जाए, ऑफिस का प्रॉफिट अलग से आ जाए। एक मिनट वेट कीजिएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास ऑफिस का प्रॉफिट अलग से आ जाए। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है ट्रांसफर प्राइस पे आ रही है, ये मेन वैल्यू है,
ये क्या शो करता है कि इस साल जो हमने जो फिनिश गुड बनाए थे, इस साल जो हमने फिनिश गुड बनाए थे, उनकी ट्रांसफर वैल्यू क्या है, उनकी ट्रांसफर प्राइस क्या है, ये मैं ये बता रहा होता है। तो इसी में से आपका ये बचता है, इसी में से आपकी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रही होती है। तो जब ये ट्रांसफर प्राइस पे आ रहा है तो इसका मतलब ये कि ये भी किस पे आना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस पे आना चाहिए। और यही क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आपकी ट्रांसफर प्राइस पे आ रही होती है, अगले साल जाके ये क्या बनता है, ओपनिंग इन्वेंट्री बनता है। तो जब एक चीज जो आपने प्रोड्यूस की है इस साल फिनिश गुड की, वो ट्रांसफर प्राइस पे आ रहा है, तो क्लोजिंग भी किस पे आना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस पे आना चाहिए। ओपनिंग भी किस पे आना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस पे आना चाहिए। तो ये तीनों हमारे पास, ये वाला आइटम एंड ये क्लोजिंग वाला आइटम, ये सब किस पे आएंगे, ट्रांसफर प्राइस पे आएंगे। अगर हमने इसको ट्रांसफर प्राइस पे नहीं लिखा तो हम सही तरीके से अपने ऑफिस वालों का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा, हसीब बेटा, जितने बच्चे हैं जी सर, मेरी जी। बात, ठीक है? सर ये मैं दोबारा समझ जी ईश्वर बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? समझ नहीं है सर, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूं। बेटा हम यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं ऑफिस का। किसका निकाल रहे हैं? ऑफिस ऑफिस का। का। कि ऑफिस वालों ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट बनाया। तो जब हम ऑफिस वालों का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो फिनिश गुड की एक वैल्यू होती है कॉस्ट वाली, जो आपने पीछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है, ये हाँ सर। एक वैल्यू ये होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाली वैल्यू। हाँ सर। और एक होती है फिनिश गुड की ट्रांसफर प्राइस, ठीक है? हाँ सर। तो हम प्रॉफिट किसका निकाल रहे हैं, ऑफिस वालों का निकाल रहे हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए वहां, ये वाली या ये वाली, ट्रांसफर प्राइस या कॉस्ट? ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस। क्यों? ताकि मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट वहां नहीं आ जाए। ट्रांसफर प्राइस लिखनी चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट वहां गलती से नहीं आ जाए, ठीक है, वो उसमें शामिल नहीं हो जाए। तो इसीलिए क्या नाम है, ये जो आपके पास आ रहा है ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये किस पे आता है, हमेशा ट्रांसफर प्राइस पे आता है। इसी में से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बचती है फिनिश गुड की। तो जब ये ऊपर वाला ट्रांसफर प्राइस पे आ रहा है तो नीचे वाला क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पे आनी चाहिए, ट्रांसफर प्राइस। ठीक है? और इसी तरीके से हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है फिनिश गुड की, उसकी कॉस्ट भी होगी, उसकी ट्रांसफर प्राइस भी होगी। तो मुझे बताएं उसको किस पे लिखें, कॉस्ट पे लिखें या ट्रांसफर प्राइस पे लिखें? ट्रांसफर प्राइस पे। ट्रांसफर प्राइस पे। वो इसलिए कि अगर आपने इसको ट्रांसफर प्राइस पे नहीं लिखा तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो फिर ओवरऑल हो जाएगा, वो सिर्फ ऑफिस का नहीं होगा फिर। इसीलिए ये तीनों चीजें हमारे पास, ये जो ऊपर हमारे पास आ रही है ओपनिंग इन्वेंट्री, बेटा माइक बंद कर दें, ईश्वर बेटा माइक बंद कर दें। ओपनिंग इन्वेंट्री, और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और सबसे आखिर में ये वाला आइटम, ये किस पे होना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस पे होना चाहिए। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। ठीक है। तो कभी कभार वो आपको कॉस्ट पे देगा, कभी कभार वो आपको कॉस्ट पे देगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा बेटा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे चलने से पहले एक सवाल करवा दूं ताकि चीज क्लियर हो जाए। जी सर। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तक का, अदरवाइज मैं आगे जाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो कल वाले सवाल ही हम कंटिन्यू करते हैं। मैं कल वाला सवाल ही करवाता हूं आपको जो हम कल कर रहे थे। सॉरी बेटा, ये सवाल है मई जून 2016 पेपर 3-2 है। मई जून 2016 पेपर 3-2, कल हम बैठ के ये सवाल कर रहे थे। मई जून 2016 पेपर 3-2। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने ये निकाल लिया था, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट जो है ये हमने निकाल लिया था, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने कर लिया था, इसका पहला वाला पार्ट हमने आराम से कर लिया था। इसका दूसरा पार्ट है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। क्या बनाओ? इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, तो सर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? रेवेन्यू आएगा, हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो यहाँ सीन नहीं है इतना ज्यादा, कभी कभार सवाल में सीन दे देता है। अच्छा जी, सर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जी बेटा, सर हम ट्रांसफर प्राइस जो फिनिश गुड्स की है वो मतलब कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे, वो पहले से ही दी होती है। यार वो दी हुई होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं दी हुई हो।
आपको नहीं दी हुई हो तो आपको फिर निकालनी पड़ेगी ट्रांसफर प्राइस। वो कैसे आती है मैं सिखा देता हूँ। पहले एक जनरली करवा लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साइंस पढ़ के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको एक आइडिया हो जाए फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारे पास कितना आ रहा है 1845000। सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं पुराना वाला काम बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये रेवेन्यू आपके सामने। ठीक है, अच्छा ये सर कोई रेवेन्यू सर ये रिटर्न है? ईयर बता दें इसका। ईयर है, ये देख लो ऊपर, मई जून 2016 पेपर 3-2, मई जून 2016 पेपर 3-2। ओके। ओके, उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अच्छा कोई रेवेन्यू रिटर्न नहीं है इसमें, कोई रेवेन्यू रिटर्न नहीं है तो हम लेस लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड आएगा। तो सर ये नीचे दिया होगा आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड नीचे दिया होगा, आप देख सकते हैं ये रहा, ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अक्टूबर 2014 और 30 सितंबर ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा यहाँ ये दोनों ट्रांसफर प्राइस पे दिए हैं, लिखा हुआ है फिनिश गुड एट ट्रांसफर प्राइस दिए हुए, नहीं दिए होते तो मैं कन्वर्ट करता, वो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ, पहले हम ये कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये आ जाएगा 19550। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमने ट्रांसफर की थी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। सो ट्रांसफर फ्रॉम बेटा अल्ताफ भाई भी आ गए लंदन से, पर मैं उनको एंटर नहीं कर सकता, सॉरी, वो सियासत करने आए होंगे, हम पढ़ने आए हैं भाई। अच्छा जी सर, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आपने निकाली थी अभी सबसे आखिर में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाली वैल्यू, ये हमने कल किया था सवाल अगर आपको याद हो, सबसे आखिर में जो निकाली थी आपने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाला था, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड किया था, देन आपने ये वैल्यू निकाली थी। तो ये कितना है 1542150, 1542150। माहम बेटा आप हमारे साथ हैं? जी सर। ओके सर, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे फिनिश गुड की। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ है, नीचे देखेंगे। अच्छा इसमें परचेजेस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था परचेज और फिनिश गुड होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, वो तो फॉर्मेट था तो मैंने लिख दिया। सो ये है 21505। ठीक है, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। मुझे बता सकते हैं फाइनल आंसर कितना आया? सर 15,40,195। 15 लाख 40,000 40,195। 195। ये इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू आप माइनस करेंगे इसमें से, ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये एक सिंपल सा सवाल था, मैंने कहा कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा मुश्किल भी करा था। बताएं कितना आया, जल्दी बताएं। 3044805। 30 3048005। 05। ठीक है बेटा, अब आते हैं, ये तो सवाल सिंपल था, अब आते हैं जिसमें ट्रांसफर वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ता है। एक बात मुझे ये बताएं, आपको मार्कअप मार्जिन तो आता है ना? मार्कअप मार्जिन की प्रैक्टिस तो है ना, या वो मुझे करवानी पड़ेगी? सर नहीं एससीपी सर, आता है। वो ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं करवा दूंगा। अपना माइक जो है ना बेटा बंद कर दे, मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, एक मिनट वेट करना है, जिसमें देख लूँ कंफर्म कर लूँ, जिसमें ट्रांसफर वैल्यू नहीं हो। जस्ट एक मिनट वेट करना है। ठीक है, ये है मई जून 2017 पेपर 3-2 जी। जी समझता हूँ।
15 में 15 में। हाँ, ये वाला सवाल है, पूरा करवाऊं या शुरू से करवाऊं पूरा? क्या बोले तो मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनवाऊं सिर्फ इसकी? चले हम पढ़ लेते हैं एक बार, पूरा मैं नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट करवा रहा हूँ। गाइस मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, ये सवाल मैं आपको बता दूं कौन से साल के, आप नोट डाउन कर लें, ठीक है? ये है मई जून 2017, पेपर 3-2 क्वेश्चन 1, ठीक है? कह रहा है रिचर्ड एंग इज अ सोल प्रोप्राइटर मैन्युफैक्चरिंग वन टाइप ऑफ सोफा बेड, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज बुक ऑफ अकाउंट एट 31 जुलाई 2016। अब जैसे रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू के बाद परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया है, तो परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा, ठीक है? परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा। सॉरी बेटा, उसके बाद हमें दिया है कैरेज इनवर्ट। सर कैरेज इनवर्ट कहाँ आएगा? कैरेज इनवर्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड इनकम स्टेटमेंट में आता है, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड सामान सेल करने पे खर्चा है, प्रोडक्शन पे नहीं होता, सामान को सेल करने पे होता है। सर रिटर्न, जी जी बेटा। सर अगर कभी मतलब ऐसा हो जाए कि हमने रॉ मटेरियल भी परचेस किया और फिनिश गुड भी परचेस किया है और कैरेज इनवर्ट खाली बोला हुआ है उसने, तो फिर तो कैसे मैंने करेंगे? रॉ मटेरियल लोगे बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया ऐसा कभी सवाल आएगा नहीं, ठीक है? वो लोग चे नहीं है, बता रहा हूँ, वो जो पेपर बनाते हैं वो लोग चे नहीं है, वो लोग होशियार बंदे। तो जब भी वैसा सवाल बताएंगे बता देंगे वो कैरेज इनवर्ट ऑन रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ट ऑन फिनिश गुड बोल देंगे। कैरेज इनवर्ट का ताल्लुक होता है परचेजेस से, रिटर्न इनवर्ट का ताल्लुक होता है परचेजेस से, ये बात ध्यान में याद रखें। तो कैरेज इनवर्ट दिया और ऊपर लिखा हुआ है परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो उसका मतलब उसका ताल्लुक डायरेक्ट मटेरियल के साथ है। अब रिटर्न इनवर्ट दिया है, सर इसका क्या मतलब है? हमने जो परचेज की उससे ताल्लुक है, तो ये इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल का रिटर्न इनवर्ट, ठीक है? तो ये तीनों चीजें कहाँ जाएंगी? ये तीनों चीजें मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगी। फिर फैक्ट्री वेजेस दिए हैं, फैक्ट्री वेजेस में डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, ऊपर वर्ड है फैक्ट्री का, तो कहाँ जाएंगे ये दोनों के दोनों? ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगी। डायरेक्ट वाली प्राइम कॉस्ट से पहले आएगी, डायरेक्ट वाली प्राइम कॉस्ट से पहले आएगी, ठीक है ना? आप प्राइम कॉस्ट के रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद आप लिखते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या फिर प्रोडक्शन वेजेस, तो ये तो प्राइम कॉस्ट से पहले जाएगी। और ये जो है ना 51400, ये सुपरवाइजर की है बेसिकली। इनडायरेक्ट का मतलब ये सुपरवाइजर है या फैक्ट्री मैनेजमेंट की भी सैलरी है, ठीक है? ओवरहेड्स दिए हैं, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो आप आसानी से नहीं बता सको, तो इसमें हम सिर्फ फैक्ट्री वाली लेंगे जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से। सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो ये चीजें जाएंगी, बाकी चीजें नहीं जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहां तक मेरे साथ है? अच्छा जी, नीचे पढ़ते हैं। नीचे कह रहा है रिचर्ड मेंटेन अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्या होता है ये आपको बाद में बताऊंगा। आगे कह रहा है कंप्लीटेड प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री एट अ मार्कअप ऑफ 20%, मतलब फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 20% है। उसके बाद रॉ मटेरियल दिया है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब देखें फिनिश गुड के आगे क्या लिखा है? कॉस्ट लिखा है। हाँ, हमें इसकी ट्रांसफर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ट्रांसफर वैल्यू का मतलब होता है प्रॉफिट ऐड करके, तो वो ऊपर दिया हुआ है कितना है? 20%, कॉस्ट का 20%, तो 32,000 है। इसकी सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, इसकी ट्रांसफर प्राइस निकालनी है, तो इसमें आप 20% ऐड कर दें, कितना हो जाएगा ये? तो ये मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर 6400। तो सर इसको कैसे करेंगे ये मैं सिखा देता हूँ। देखिए एक तो एससीपी मेथड है और एक हमारे पास है, क्या नाम है, आप सिंपली ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 20% के साथ, तो ये आ जाएगा आई थिंक सो 3,200 3,200 6,400 हो जाएगा, 6,400। इसमें आप 6,400 ऐड कर दें तो आपके पास इसकी ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी, ठीक है? एक तरीका तो ये। जी बेटा एक मिनट सब्र करें, बताएं कितना आया मुझे बताएं। 38,400, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ गई? ट्रांसफर प्राइस आ गई। तो जब इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखे ना फिनिश गुड को, ये हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू है। क्या है? क्लोजिंग वैल्यू, सॉरी ये ओपनिंग वैल्यू है। क्या है? ओपनिंग वैल्यू है, क्योंकि 31 जुलाई 2015 और नीचे 31 जुलाई 2016, तो ये ओपनिंग बैलेंस है ऊपर वाला,
और नीचे वाला हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे इसमें इनकम स्टेटमेंट में 38,400। हम ये कॉस्ट वाली वैल्यू लिखेंगे। माहम बेटा यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर जी। ठीक है, एससीपी से भी निकाल सकते हो, अगर आप लोगों ने एससीपी से करना हो एससीपी से भी कर सकते हैं, वो भी मैं करके बता देता हूँ। एससीपी में कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे एससीपी, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ लिखेंगे। तो प्रॉफिट कितना है 20%। और जब मार्कअप होता है हमारे पास, मार्कअप होता है तो कॉस्ट किसके बराबर होती है 100 के बराबर होती है। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होती है 120 के बराबर होती है। ठीक है, और सवाल में हमें कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितनी है 32,000 है, और हमें निकालना क्या है इसकी ट्रांसफर वैल्यू या इसकी सेलिंग प्राइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 32,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, आपके पास क्या आ जाएगा 38,400 आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है गाइस, आर यू विद जी मी? सर। अच्छा आगे चलते हैं। आगे रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब देखें फिनिश गुड किस पे दिया है, ट्रांसफर प्राइस पे। नो इश्यूज, हमें तो ट्रांसफर प्राइस ही लिखनी है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है। अच्छा आगे कह रहा है अनपेड डायरेक्ट वेजेस एट 31 जुलाई 2016 अमाउंटेड टू 3,500। ये अक्रूड है, ये अक्रूड है। अक्रूड के साथ क्या करते हैं, एक्सपेंस में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट वेजेस आ रही हैं 16800, इसमें हम 3500 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है rent has been allocated to factory overhead and office overhead at 24,000 and 16,000 respectively. The allocation should have been in the ratio of 3:1 respectively. ये बड़ी प्यारी एंट्री है भाई, ये बड़ी प्यारी एंट्री है। इसका ये कोई मुझे बता सकता है इसका क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है? ये बड़ी प्यारी एंट्री है। मतलब अगर आप ए लेवल कर रहे हैं तो मैं बोला ये एंट्री आप लोगों के लिए। ए लेवल सर ये बोल रहा है कि एलोकेशन हो गई है, इनको प्लस करके फिर शिराज खामोश, शिराज खामोश, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सोचने दो बच्चों को। ये एडजस्टमेंट है वो कर चुका है, उसने एक एडजस्टमेंट कर दी और वो कह रहा है गलत किया मैंने, एक एरर है उसको ठीक करना है। मैं समझा देता हूँ। ओवरहेड क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये जो ऊपर आपके पास ओवरहेड आ रहे हैं ना, फैक्ट्री का 155,000, ऑफिस का 194,000, इसके अंदर उसने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। रेंट के खर्चे को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कुछ इसमें कुछ इसमें। इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारी होती है, रेंट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, आपका डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो सैलरीज होती है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बहुत सारी होती है। तो उसमें एक रेंट भी है, तो वो रेंट इसने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फैक्ट्री में लिखा है 24,000 और ऑफिस में लिखा है 16,000। ठीक है, वो कह रहा है ये हमने गलत कर दिया, हमें उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो आप लोग बताएं क्या करें, आप लोग सोचे जरा। 30,000 एक 10,000, मतलब हम इसमें 30,000 ऊपर में ऐड कर दें और नीचे में 10,000 ऐड कर दें। वो जो पहले से उसने ऐड किया हुआ है वो सर 6,000 जाएंगे फैक्ट्री में। 6,000 जाएंगे फैक्ट्री में। ठीक है, और उसमें से 6,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और कोई? सर बाकी के 6,000 उसमें से डबल होके माइनस होंगे, पता नहीं। देखिए परेशान नहीं हो, 12,000। जो दिल में आ रहा है बताइए। देखिए ए लेवल का चार्म ये है, बहुत आसान है, टेंशन की है। सर ये 24,000 और 16,000 उनमें से माइनस करना है, और फिर ये 30,000 फैक्ट्री में ऐड करना है, 10,000 ऑफिस में ऐड करना है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। उसने जो रेंट इसने उस आसान सा तरीका ये है कि पहले आप क्या कर दें, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका उसने कहा है कि मैंने 24,000 जो है वो मैंने उसमें फैक्ट्री में ऐड कर दिए और 16,000 रेंट के मैंने ऑफिस में ऐड कर दिए। ठीक है, ये उसने गलत किया था, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, मतलब यहां से हम माइनस कर देते हैं 24,000, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 131,000 विदाउट रेंट, ओवरहेड विदाउट रेंट। और यहां से हम माइनस कर देते हैं कितने, 16,000, जो उसने गलत किया था। ठीक है,
टोटल रेंट 40,000 रुपए का था, लेकिन उसने 24,000 ऊपर से ऐड किए थे और बाकी नीचे 16,000 ऐड किए थे, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया था। तो 16,000 यहां से माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा बेटा? 178,000। 178,000। अच्छा, अब इसमें आप रेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो टोटल रेंट कितना बनता है? 40,000 बनता है, और 40,000 को 3:1 में बांटना है। मतलब क्या कि 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो ये जाएगा किसमें? ये जाएगा आपका फैक्ट्री में। और मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे वो किसमें जाएगा? वो ऑफिस में जाएगा। तो इन शॉर्ट इसमें आप 10,000 ऐड कर दें रेंट के, और इसमें आप कितने ऐड कर दें? 30,000 ऐड कर दें। तो हमारे पास जो टोटल ओवरहेड आ जाएंगे वो हो जाएंगे 161,000 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल ओवरहेड आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 188,000 हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? वो कहना ये चाह रहा था कि हमने रेंट बांट दिया है, रेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। वो कह रहा है रेंट हैज बीन एलोकेटेड। एलोकेटेड का मतलब मैं बांट चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने गलत किया था। मैंने 24,000 एक में लिखा है और 16,000 एक में लिखा है, ये मैंने गलत किया था। मुझे टोटल रेंट को 3:1 में बांटना था, ये वो कहना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कितने ओवरहेड जाएंगे? 161,000 जाएंगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट पूरी दिखाना आप उसको। 155,000 में से 24,000 माइनस कर देना और 30,000 ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, हमारी एक बहन ने बोला था 6,000 ऐड कर दें। माम बेटा बहुत आला, वो भी सही है, कोई गलत। अगर आप 6,000 ऐड करके आएंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बता रहा हूँ, नो टेंशन। जी सर। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है एग्जामिनर को अपनी वर्किंग दिखाएं कि 6,000 फिगर कैसे आई, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है मैथ्स में गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, हम 5,000 ऐड कर देते हैं, बजाय 24,000 के हम गलती से 25,000 लिख दें, 240 लिख दें। तो बेहतर है कि कैलकुलेशन उसको दिखाएं अपना, ठीक है। इसका पहला सवाल है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, मैं समझता हूँ आप लोग बना सकते हैं, नो इश्यूज। उसके बाद बोला इनकम स्टेटमेंट बनाए, वो भी आप बना सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तक आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी काम कल करवाऊंगा। जी गाइस, सर या बोले तो मैं कराई दूं सवाल, ये भी सारा ही करा दूं, मूड होता है कर लेते हैं। चलो बेटा मूड वूड छोड़े, कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग लिखेंगे ओपनिंग। मेरी हेल्प करते रहना बेटा, कैलकुलेटर सामने रखो। ये हो जाएगा 14,800। फिर हम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस कितने हमारे पास? 207,600। फिर लिखेंगे कैरेज। कैरेज कितना है? 6,800, ठीक है। फिर लिखेंगे रिटर्न, माइनस करेंगे रिटर्न बेटा। रिटर्न कितना है? 12,000। फिर लिखेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास? 16,400। सर ये रिटर्न माइनस किस लिए कर रहे हैं? सेल्स रिटर्न। अरे हाँ, रिटर्न इनवर्ड है भाई, सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मैं समझा रिटर्न आउटवर्ड है। बहुत आला यार, बहुत आला, बहुत आला, गुड वन। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है हमें कस्टमर ने सामान वापस किया है, ये तो हम रॉ मटेरियल का बना रहे हैं, तो परचेज रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ओके ओके ओके, और क्या आएगा? हाँ, इसका टोटल निकालो कितना आ रहा है, बाकी मैं आगे कर रहा हूँ। उसके बाद आएगा डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। 212,800। 2,1,800 डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस में आपने, 212,800। ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस में वर्किंग दिखानी पड़ेगी, मतलब वर्किंग कैसे दिखाओगे आप लोग? क्या करना, 168,000 प्लस 3,500 इस तरह करके दिखा देना। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 171 हो जाएगा, 171,500 अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो इसका टोटल कर लें। टोटल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, बाकी ये मुझे याद है 161 आएगा, मैं सारा मिटा देता हूँ। ओके, सो अब आते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ आते हैं। हेडिंग देंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स, बल्कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स।
एक ही है तो आप डायरेक्ट लिख दें। आप लोग क्या करें, लिखें 155,000, उसमें आप माइनस करेंगे कितना, 24,000, प्लस करेंगे कितना, वर्किंग दिखानी है तो मैं लिख रहा हूँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, वर्किंग दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। वरना वो एग्जामिनर सवाल करता है 30,000 कैसे आया। 30,000 ऐसे आया था कि हमने 40,000 को मल्टीप्लाई किया था 3/4 से, तो ये हो गया था हमारे पास 6,000 ऐड किया था इसमें, ये कितना आया था बेटा, 161,000. ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं, वो कितना है 23,500, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं, वो कितना है 2,200, ठीक है। बताओ ये सब कितना है भाई, जी 3,300। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है टोटल, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताएं, टाइम बताएं। 542,000. 542,000 42,000. यार, अरे हाँ, एक और मिस्टेक कर दी हमने बेटा, एक चीज हम भूल गए, ये जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं ये भी तो आएंगी ना, ये भी तो आएंगे ना हमारे पास ये तो हम भूल गए, सो इसमें इनडायरेक्ट वेजेस भी ऐड कर दें। इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट वेजेस है हमारे पास कितने दिए हुए हैं 151,400, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि आप हेडिंग दें फैक्ट्री ओवरहेड की, हेडिंग क्या दें, फैक्ट्री ओवरहेड की, और नीचे आप लिख दें इनडायरेक्ट वेजेस और उसके बाद लिख दें अदर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ये जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा खराब हो गया, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप हेडिंग दें फैक्ट्री ओवरहेड की, आप लिखें इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं हमारे पास 51,400, और उसके बाद लिख दें अदर फैक्ट्री ओवरहेड, और ये जो मैंने कैलकुलेशन की है 161,000, आप इसका टोटल करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मैं समझा कि एक ही है, मुझे नजर नहीं आया डायरेक्ट वेजेस जल्दबाजी में, तो मैं समझा एक ही है, इसलिए मैंने एक वहीं लिख दिया। तो आप साइड पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। गाइस मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, जी सर। जी ठीक है। तो ये मैं समझा एक ही फैक्ट्री ओवरहेड है, तो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया और उसको फाइनल कॉलम में लिख दिया। आपने ऐसा नहीं करना, आप हेडिंग दीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद लिख दीजिएगा इनडायरेक्ट वेजेस क्योंकि वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, और उसके बाद लिख दें अदर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और जो टोटल आया उसका फिर यहाँ लिख देना। सो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल आ जाएगी हमारे पास, भाई ने बताया था कितना, अब सही बताओ कितनी आ रही है, 593,400. 5, यार कोई मिस्टेक कर रहे हैं, 93,400. कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग बेटा, क्योंकि ऊपर 300 है फिर नीचे 400 है, क्या कर रहे हो तुम यार, सोचो क्या मिस्टेक कर रहे हो। सर जो आपने लिखवाया ना उसके हिसाब से यही आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं होगा, 384,300 है ऊपर, ठीक है। जी सर। सर वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट नहीं किया। जी बेटा क्या कह रहे हैं, फिर 161,000 है, फिर 51,400 है, फिर सर उसके अभी बाद हाँ सही है, सही सही। सर आपने वर्क इन प्रोग्रेस की गलत लिखी है ना। नहीं अच्छा सही है, मेरे सही है। ऊपर, नहीं अच्छा सही वर्क है। इन प्रोग्रेस, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस का भी टोटल लेता है, ठीक है ठीक है। इसका टोटल भी तो करना है ना, इसका टोटल आ जाएगा 23,500 माइनस 20,200, इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 3,300, 3,300। सॉरी बेटा 3,300 आ जाएगा। सर ये करके बताया मैंने। अच्छा जी, तो यार ये तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा था, दोबारा बताना। 6 लेके आएगा भाई आंसर, चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा।
क्यों ऐसा हो रहा है यार? सर 6 लाख ही आ रहा है। 6 लाख ही आ रहा है ना। फिराज बेटा क्या हो गया आज तुम्हें? चले बेटा हम आगे चल लेते हैं, छोड़े। शिराज मैथ भी सीख रहे हो और फिर भी ये मसले हो रहे हैं। नहीं सर, वो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दिया वो। ओके ओके, कोई इशू नहीं, होता रहता है यार। तुम ए स्टार की टेंशन नहीं लो, स्टार पक्का है तुम्हारा। फैक्ट्री प्रॉफिट पे आते हैं सर। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है? 20%। तो 20% लगा लेते हैं 6 लाख का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। ये हो जाएगा हमारे पास 7,20,000। इसके आगे लिख दें मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप सिंपली लिख दें ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। सिंपल, आप यहाँ लिख दें ट्रांसफर जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट, या फिर आप लिख दें क्या नाम है मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तीनों सही है, नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है एग्जामिनर को इससे। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं? जी सर। इनकम स्टेटमेंट करें जल्दी से, या वो कर लेंगे घर जाके? कर लेंगे सर। कर लेंगे ना, तो आप इनकम स्टेटमेंट कर लें। हम इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों की अगर पॉसिबल होता है एक आधे घंटे की क्लास रख के पूरी इनकम स्टेटमेंट समझा दूंगा। एक चीज है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, तो मैं चाहूंगा उसके लिए आपका टाइम दो, अच्छी तरीके से समझाऊंगा सर ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? सर जी सर। जी अब